नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई, साथ में एक और नोटिस भी जारी कर दिया। फटकार उस मामले को लेकर लगाई जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर। पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि ये राज्य सरकार तय करे। अब केंद्र सरकार बोल रहा है कि ये अधिसूचना जारी करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप हलफनामा दायर करने से पहले विचार विमर्श क्यों नहीं किए, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि हमें राज्य सरकारों से विचार विमर्श करना है। जस्टिस एसके कौल और MM सुंदरेश की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि आखिर आपकी मंशा क्या है, आप क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? देर करने से किसी का फायदा नहीं होगा। आप करना क्या चाहते हैं ये स्पष्ट करें। तो ये करना वही चाहते हैं जो कि हमेशा से करते आए हैं, चुनाव से पहले माहौल बनाना। अब मास्टर स्ट्रोकवादी जैसे कि अब नंगा भी होने लगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मास्टर स्ट्रोकवादी दूसरे को एक्सपोज करते करते खुद ही का पैंट उतार ले रहे हैं। आखिर कोई ऐसा मामला आप बताए जहां ये राष्ट्रहित के साथ खड़े हो, हिंदू हित के साथ खड़े हो, लेकिन चुनाव में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। तो ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कहां है? जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो वहां ये पल्ला झाड़ लेते हैं। UCC की बात आती है कि ये हमारा नीतिगत फैसला है, कोर्ट इसमें दखल ना दे। बाहर बेशक माहौल बना रहे। मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, मैं राज्यों की बात नहीं करता। कुछ राज्य सरकार ठीक भी काम कर रही होंगी, लेकिन जो राज्य सरकार ठीक होते हुए भी ठीक काम नहीं कर पा रही, उसके पीछे केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब जो ये लोग बार बार यूटर्न ले रहे हैं, जैसा कि इस मामले में भी लिया है, बाकी अन्य मामलों में भी लेते हैं, कोई एक सिंगल मामला आप नहीं गिरा सकते जहां ये टाल मटोल ना कर रहे हो। मैं कई बार आपसे जिक्र कर चुका हूं कि सरकार बाहर में क्या बोलती है, उसके नुमाइंदे क्या बयान देते हैं, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। उनका पार्लियामेंट का स्पीच और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, ये मेरे लिए मायने रखता है। अब वर्शिप एक्ट 1991 बाबरी डेमोलिशन के बाद इस एक्ट को बनाया गया ताकि मुगल काल में जो गैर कानूनी काम हुए थे उसको लीगलाइज किया जा सके। उसको लेकर भी अब केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया गया कि केंद्र सरकार जवाब दे कि इस मामले में क्या करना चाहती है। रही बात अल्पसंख्यक को लेकर, तो उसको लेकर राज्य सरकारों से भी कहा है कि इसके ऊपर विचार विमर्श करने की जरूरत है और केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। जो आप जानते हैं ये बार बार यू टर्न लेते हैं। पहले बोलते हैं कि राज्य सरकारें करें, अब बोल रहे हैं कि ये हम करेंगे राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके। तो देखिए ये 3 महीने में क्या विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद ये क्या अपना पक्ष रखते हैं। तो ये तो हो गया कानूनी मामला। दूसरा मामला जम्मू एंड कश्मीर से है। JNK बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जिनकी पहचान फायर ब्रांड नेता के रूप में रही है। सुनिए वो नबी के बारे में क्या बोलते हैं। और मुल्क का जो बादशाह होता है उसके साथ वफादारी होनी चाहिए। ये नबी रहमत ने हमेशा इसको फरमाया है और इसलिए मैं बोलता हूँ जो नबी साहब का फरमान है उसको हमने अमल में लाना है। और ये जो बाकी लोग हैं ये गुंडागर्दी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो नबी का नहीं वो हमारा जो नबी का नहीं वो इनका नहीं। लेकिन क्या ये हिंदुत्ववादी पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुका है कि हम भगवा को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन क्या ये हिंदुत्ववादी पार्टी है। ये पूरी तरह से हरामे हो चुके हैं। इनका भगवा सिर्फ दिखावे के लिए है और चुनाव तक सीमित है, जिसके सारे कैसे भी ने वोट हासिल करना है। अब जो ये भगत है इस इंतजार में बैठे हुए कि किसी दिन मोदी जी रात को 8 बजे आए और घोषणा कर दे कि हम हिंदू विरोधी हैं, जो कि पहले बोल चुके हैं कि मैं हिंदू को धर्म नहीं मानता। सपोज मान लीजिए कि 8 बजे रात को आकर घोषणा भी कर देते हैं, तो भी ये मास्टर स्ट्रोकवादी बोलेंगे कि वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुछ संवैधानिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया। जाहिर सी बात है कि वो हिंदू को धर्म नहीं मानते हैं। उसको लेकर भी कई मास्टर स्ट्रोकवादियों ने बोला कि उनकी संवैधानिक मजबूरियां है। तो अगर आप इनकी मान लें तो संविधान हिंदू विरोध सिखाता है। तो तीसरा मामला है एक मास्टर स्ट्रोकवादी का ही, जो कि गट्टर के पिस्सू के नाम से ज्यादा फेमस है।
उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मेरे पास भी आ चुका है, जिसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ना यहाँ ना टेलीग्राम में, क्योंकि कई बहनें भी है। जिस तरह से वो कपड़े खोलकर नंगा हो गया, उस तरह से नहीं, सच में नंगा हो गया। ये वही गटर का पिस्सू है जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को सपा का आदमी बताता है और उनके ऊपर सवाल खड़े करता है कि जहां 95% मजहबी रहते हैं वहां यति नरसिंहानंद गिरी कैसे सुरक्षित है। इसका आशय होता है कि उनकी मिली भगत है और ये फ्रेंडली फाइट चल रहा है। तो देखिए मास्टर स्ट्रोकवादी कैसे दूसरे को एक्सपोज करते करते खुद ही अपना पैंट उतार ले रहा है, और उसी ने लीक भी किया है। अब तर्क दे रहा है कि वो लीक हो गया था। लीक नहीं भी होता तो तुम अंदरूनी तौर पर तो ये काम करते ही हो, लेकिन उसके चेले बड़े हैं भी। इतना सब जानने के बाद भी इसके भगत है जो मानेंगे कि इनके सर से गलती हो गई थी, उन्होंने लीक कर दिया। पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे, पर्सनल लाइफ में कोई अपना पैंट भी उतार दे, सब चलता है, लेकिन बाहर आकर मानवता का ज्ञान दे और लोगों को एक्सपोज करते करते खुद का पैंट उतार ले। अब मामला है वक्फ बोर्ड का। आज तीसरा सबसे अमीर संस्थान बन चुका है। भारतीय सेना, इंडियन रेलवे के बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के पास है। आपको पता है कि नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने गैजेट में संशोधन किया ताकि उनकी कमाई 2.5 गुना तक बढ़ जाए। वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो अल्लाह की जमीन है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकार उसके लिए कटिबद्ध है कैसे उसके इनकम को बढ़ाई जाए। तो ये तीसरी संस्था बन गई है भारतीय सेना और इंडियन रेलवे के बाद जिसके पास इतनी जमीन है। 2 देश लेने के बावजूद भी ये वक्फ बोर्ड आखिर चल क्यों रहा है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि आपकी भी संपत्ति के ऊपर दावा ठोक सकता है, फिर आपको प्रूव करना है कि यह आपका है, उसे प्रूफ नहीं करना है। तो इतनी संपत्ति में इजाफा हुआ तो वो कैसे हुआ? तो नरेंद्र दामोदर दास की सरकार को हटाने की बजाय इसकी कमाई कैसे बढ़े उसके लिए वो ज्यादा चिंतित है। तो भाई मर्दे मुजाहिद का ये तो दायित्व तो बनता ही है कि वो कैसे भी करके दीन को मजबूत करे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।